माधव, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में, क्योंकि तुम सब्जी बेचते हो। लोग क्या कहेंगे? शिखा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने दिन रात एक करके तुम्हें आईपीएस बनाया और अब तुम्हें शर्म आती है? नमस्ते दोस्तों। क्या एक वर्दी का नशा इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपने ही सुहाग को, अपने त्यागी पति को पैरों तले रौंद दे? आज की कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपनी पत्नी को अफसर बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। खुद भूखा रहा, अपमान सहे, लेकिन जब पत्नी के कंधों पर सितारे चमके तो उसने अपने ही पति को जेल की कालकोठरी में डलवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जेल की उसी अंधेरी कोठरी में एक ऐसा राज खुला, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उस घमंडी इंस्पेक्टर पत्नी की दुनिया उजाड़ दी। यह कहानी आंसू, दर्द, विश्वासघात और कुदरत के सबसे बड़े इंसाफ की है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह दास्तां आपको रोने पर मजबूर कर देगी। बनारस के पास एक छोटा सा कस्बा है, रामनगर। वहां की तंग गलियों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक पुराना खपरेल का मकान था। उसी मकान में माधव अपनी पत्नी शिखा के साथ रहता था। माधव एक सीधा, साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका काम था सब्जी बेचना। रोज सुबह 3 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती थी, माधव अपनी पुरानी साइकिल के पीछे बंधी टोकरी को कसता और मंडी की तरफ निकल पड़ता। वहां की भी, भा, धक्का मुक्की और कीचड़ के बीच वो सबसे ताजी सब्जियां छांटता ताकि उसके ग्राहक खुश रहें। माधव की कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। और वो सपने उसके अपने लिए नहीं, बल्कि उसकी पत्नी शिखा के लिए थे। शिखा दिखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ने में उतनी ही तेज थी। उसकी आंखों में बचपन से ही पुलिस की वर्दी पहनने का एक जुनून था। शादी के बाद जब माधव को शिखा के इस सपने का पता चला तो उसने इसे अपना मकसद बना लिया। माधव अक्सर शिखा से कहता, शिखा, तुम घर के काम काज में अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। घर का खर्चा, तुम्हारी किताबों का खर्चा, कोचिंग की फीस, सब मैं संभाल लूंगा। मुझे चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे सपने को टूटने नहीं दूंगा। माधव ने अपनी बात सच कर दिखाई। पिछले 4 सालों से उसने अपने लिए एक नया कुर्ता तक नहीं खरीदा था। उसके पैरों की चप्पलें घिसकर कागज जैसी पतली हो गई थीं। कई बार उनमें कीलें चुभती थीं, लेकिन माधव मुस्कुराकर रह जाता। वो सोचता कि जिस दिन शिखा के शरीर पर खाकी वर्दी होगी, उस दिन उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। शिखा भी मेहनत कर रही थी। वो दिन रात पड़ती। माधव जब तपती धूप में पसीने से लथपथ होकर भारी ठेला खींचते हुए घर लौटता तो सबसे पहले शिखा के लिए पानी भरता, खाना बनाता, ताकि शिखा का समय खराब न हो। मोहल्ले वाले माधव का मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, अरे माधव, जोरू को इतना सिर पर मत चढ़ा। औरत जात को अगर ज्यादा पंख दे दिए तो वो उड़ जाती है। कल को वो बड़ी साहब बन गई तो तुझे पहचानेगी भी नहीं। लेकिन माधव इन बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसे अपनी शिखा पर, अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। आखिरकार माधव की तपस्या रंग लाई। राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा का परिणाम आया और शिखा का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो सब इंस्पेक्टर बन गई थी। जिस दिन रिजल्ट आया, माधव खुशी के मारे पागल हो गया था। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। उसकी छाती गर्व से फूल गई थी। जब शिखा ट्रेनिंग पूरी करके कंधों पर 2 सितारे लगाकर और खाकी वर्दी पहनकर पहली बार घर लौटी तो माधव की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने शिखा की आरती उतारी, उसे पलकों पर बिठाया। उसे लगा कि आज उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन माधव को यह अंदाजा नहीं था कि सफलता अपने साथ एक ऐसा नशा लेकर आती है जो अक्सर रिश्तों की मिठास को निगल जाता है। इंस्पेक्टर बनने के बाद शिखा बदल गई थी। बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे आया, जैसे लोहे को जंग लगता है। शुरुआत में शिखा ने माधव को अपने साथ बाहर ले जाना बंद कर दिया। वो कहती, माधव, मेरी अब एक पोजीशन है। लोग क्या कहेंगे कि एक इंस्पेक्टर का पति सब्जी बेचता है। तुम यह काम छोड़ क्यों नहीं देते? माधव ने भोलापन से कहा, शिखा, मुझे और कोई काम आता नहीं है, और काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। इसी सब्जी ने तो हमें यहां तक पहुंचाया है। शिखा चिकर मुंह फेर लेती। धीरे धीरे शिखा की नफरत बढ़ने लगी। अब उसे माधव के पास बैठने में भी शर्म आती थी। माधव दिन भर धूप में जलकर पसीने में लथपथ होकर घर लौटता तो शिखा उसे दूर से ही डांट देती, दूर रहो मुझसे।
तुम्हारे कपड़ों से सड़े हुए प्याज और पसीने की बदबू आती है। जाकर पहले नहाओ, फिर घर में घुसना। माधव का दिल टूट जाता, लेकिन वो चुप रहता। वो सोचता कि शायद ऑफिस में तनाव होगा, इसलिए शिखा ऐसा कह रही है। शिखा अब देर रात घर आती। माधव से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। वो अपने साथी पुलिस अफसरों से फोन पर हंस हंस कर बातें करती, लेकिन माधव के पूछने पर उसे झिक देती। उसने सरकारी क्वार्टर मिलने के बाद माधव को वहां ले जाने से भी मना कर दिया और खुद वहां रहने लगी, जबकि माधव पुराने घर में ही रह गया। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शिखा का जन्मदिन था। माधव बहुत खुश था। उसने अपनी कई महीनों की बचत जोड़कर शिखा के लिए एक छोटी सी सोने की अंगूठी खरीदी थी। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। शिखा की पोस्टिंग शहर के कोतवाली थाने में थी। माधव ने सोचा कि आज वो थाने जाकर शिखा को बधाई देगा और वो तोहफा देगा। उसने अपना सबसे साफ लेकिन पुराना कुर्ता पहना, बालों में तेल लगाया और अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर थाने पहुंच गया। उसे डर भी था कि कहीं शिखा नाराज न हो जाए, लेकिन दिल में प्यार था जो उसे खींच ले गया। थाने के बाहर शिखा की सरकारी जीप खड़ी थी। अंदर बहुत चहल पहल थी। शिखा अपने स्टाफ और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ केक काट रही थी। वहां शहर के कुछ अमीर लोग भी गुलदस्ते लेकर खड़े थे। माधव संकोच करते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके पैरों में हवाई चप्पल और हाथों में एक छोटी सी डिब्बी थी। जैसे ही माधव ने कमरे में कदम रखा, सबने उसे देखा। शिखा की नजर माधव पर पड़ी और उसका रंग उड़ गया। वहां मौजूद एक सिपाही ने कड़क आवाज में पूछा, ए, कौन है रे तू? अंदर कैसे घुस आया? सब्जी बेचनी है तो बाहर लगा, ये थाना है। माधव ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं सब्जी बेचने नहीं आया। मैं मैडम का पति हूं। आज उनका जन्मदिन है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान होकर शिखा की तरफ देखने लगे। शिखा को लगा कि उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया है। उसके साथ ही अफसर कानाफूसी करने लगे। क्या यह सब्जी वाला मैडम का पति है? मैडम तो कहती थी कि उनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शिखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्म और क्रोध में उसने आंव देखा नताव तेजी से आगे बढ़ी और सबके सामने माधव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छटाक! आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। माधव के हाथ से वो डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर गई। सोने की अंगूठी फर्श पर लुढ़क गई। माधव सन्न रह गया। उसने अपना गाल पकड़ लिया और रूंधी हुई आवाज में बोला, शिखा, ये तूने क्या किया? मैं तो बस। शिखा चिल्लाई, चुप, एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अपनी शक्ल देखी है आईने में? तू 1-2 कौड़ी का सब्जी वाला है और मैं एक इंस्पेक्टर। हमारा कोई मेल नहीं है। तूने आज मेरी नाक कटवा दी सबके सामने। मुझे शर्म आती है तुझे अपना पति कहते हुए। माधव की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, शिखा, ये वर्दी का घमंड तुझे इतना अंधा कर देगा, मैंने सोचा नहीं था। ये वही माधव है जिसने भूखे रहकर तुझे पढ़ाया। आज मैं तुझे गंदा लगने लगा। माधव की ये बात शिखा को चुभ गई। उसे लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने अपने हवलदारों को आदेश दिया, इस आदमी को अभी के अभी लॉकअप में डालो। इस पर सरकारी काम में बाधा डालने, एक महिला अफसर से बदतमीजी करने और थाने में हंगामा करने का केस दर्ज करो। और हां, इस पर दहेज उत्पीड़न का भी झूठा केस लगा दो। इसे सड़ने दो जेल में, तब इसे अपनी औकात पता चलेगी। हवलदार भी हैरान थे, लेकिन मैडम का ऑर्डर था। उन्होंने माधव को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। माधव चिल्लाता रहा, शिखा, भगवान से डर, यह अन्याय है, मत कर ऐसा। लेकिन शिखा ने मुंह फेर लिया। उसे अपनी आजादी चाहिए थी और माधव उसके रास्ते का कांटा था जिसे उसने उखाड़ फेंका था। माधव को थाने के सबसे अंधेरे और गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। उसे बुरी तरह पीटा गया। उसके बदन पर नीले निशान पड़ गए थे। रात के अंधेरे में माधव कोने में सिमट कर रो रहा था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसकी आत्मा को हो रहा था। जिस प्यार के लिए उसने अपना जीवन होम कर दिया, उसने ही उसे जीते जी मार दिया था। उसी बैरक में अंधेरे कोने में एक बुजुर्ग कैदी बैठा था। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े तार तार हो चुके थे। वो बहुत शांत बैठा था, जैसे कोई साधु तपस्या कर रहा हो। माधव की सिसकियां सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उसने भारी और गंभीर आवाज में पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? क्या गुनाह किया है तूने? माधव ने आंसुओं से धुंधली आंखों से उस बुजुर्ग की तरफ देखा। उसे लगा कि इस नरक में कोई तो है जो उससे इंसानियत से बात कर रहा है। माधव ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग को सुना दी। कैसे उसने सब्जी बेचकर शिखा को पठाया, कैसे उसने खुद को मिटा दिया
और कैसे आज शिखा ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। माधव की बात सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा अंगारा दहक उठा। वो बुजुर्ग धीरे धीरे खिसकर माधव के पास आया। उसने अपने कांपते हाथों से माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत मेरे बच्चे, दुनिया का यही दस्तूर है। यहाँ लोग मतलब के लिए रिश्तों का खून कर देते हैं, लेकिन याद रख, ऊपर वाले की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। तेरा यह आंसू बेकार नहीं जाएगा। माधव को उस बुजुर्ग के स्पर्श में एक अपनापन महसूस हुआ, जैसा उसने अपने पिता के लिए कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो बचपन में ही अनाथ हो गया था। माधव ने उस बुजुर्ग की बहुत सेवा की। वो अपनी रोटी में से आधी रोटी बाबा को देता, उनके पैर दबाता। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। बातों ही बातों में एक दिन बाबा ने माधव से पूछा, बेटा, तेरा असली परिवार कौन है? माँ, बाप कहाँ है? माधव ने उदास होकर कहा, बाबा, मैं अनाथ हूं। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मुझे एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया गया था। बस एक निशानी है मेरे पास। माधव ने अपनी जेब से, जो पुलिस वालों की तलाशी में बच गई थी, एक पुराना तांबे का लॉकेट निकाला। यह मेरे गले में था जब मैं मिला था। बाबा ने उस लॉकेट को हाथ में लिया। अंधेरी कोठरी में आ रही रोशनी की एक पतली लकीर में उन्होंने उस लॉकेट को देखा। उस पर एक खास राज चिन्ह बना हुआ था। देखते ही बाबा का पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, ये लॉकेट तुझे कहाँ मिला? सच बता। माधव ने डरते हुए कहा, बाबा, ये मेरे पास बचपन से है। बाबा की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। उन्होंने माधव को जोर से गले लगा लिया। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। माधव, तू अनाथ नहीं है बेटा, तू मेरा खून है, तू मेरा बेटा है। माधव सन्न रह गया। क्या? बाबा ने खुद को संभाला और बताया, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं इस राज्य का गृह मंत्री हुआ करता था। 20 साल पहले मेरे दुश्मनों ने मेरे घर पर हमला करवाया था। मेरी पत्नी मारी गई और मेरा छोटा बेटा, जो उस वक्त सिर्फ 3 साल का था, गायब हो गया। यह लॉकेट, यह हमारे खानदान की कुल निशानी है। मैंने पूरी जिंदगी तुझे ढूंढा। मुझे लगा तू मर गया, और मेरे विरोधियों ने मुझे एक झूठे केस में फंसाकर, पागल घोषित करवाकर यहां जेल में डाल दिया, ताकि मैं कभी बाहर ना आ सकूं और सच न बोल सकूं। बाप और बेटे का मिलन उस जेल की कोठरी में हुआ। दोनों घंटों रोए। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक सब्जी वाला नहीं, बल्कि राज्य के सबसे ताकतवर आदमी का बेटा है। अगले दिन थाने में अचानक हैकंप मच गया। खबर आई कि राज्य के नए मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक शहर के दौरे पर हैं और वो औचक निरीक्षण के लिए इसी थाने में आ रहे हैं। इंस्पेक्टर शिखा के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी थाने की सफाई करवाई। उसे लगा कि अगर उसने सीएम साहब को खुश कर दिया तो उसका प्रमोशन पक्का है। शिखा ने लॉकअप में जाकर माधव और भानु प्रताप को धमकाया, अगर साहब के सामने किसी ने मुंह खोला तो जान से मार दूंगी। चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहना। दोपहर के 12 बजे सायरन की आवाजें गूंजने लगी। काली कमांडो ड्रेस पहने सुरक्षाकर्मी और पुलिस की गाड़ियों का काफिला थाने के गेट पर रुका। शिखा अपनी टोपी ठीक करके तनकर गेट पर खड़ी हो गई। गाड़ी से राज्य के डीजीपी और खुद मुख्यमंत्री उतरे। शिखा ने कगक सैल्यूट मारा। जय हिंद सर, वेलकम सर। मुख्यमंत्री ने शिखा की तरफ देखे बिना सीधे थाने का मुआयना शुरू किया। डीजीपी साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो सीधे लॉकअप की तरफ बढ़े। शिखा घबराते हुए पीछे पीछे चली। जैसे ही सीएम और डीजीपी लॉकअप के सामने पहुंचे, शिखा ने कहा, सर, यहां कुछ मामूली चोर, उचक्के और पागल कैदी बंद हैं, सब कंट्रोल में है। लेकिन सीएम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरें उस कोने में बैठे बूढ़े कैदी भानु प्रताप पर टिक गईं। सीएम का चेहरा एकदम से भावुक हो गया। सीएम ने जल्दी से चाबी मंगवाई और खुद लॉकअप का ताला खोला। वो अंदर गए और उस मैले कुचैले बूढ़े कैदी के पैरों में गिर पड़े। गुरुजी, आप यहाँ? हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। पूरा महकमा आपको मृत मान चुका था। शिखा और बाकी पुलिस वाले पत्थर की मूरत बन गए। ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री एक पागल कैदी के पैरों में? भानु प्रताप जी ने सीएम को उठाया और गले लगा लिया। मैं जिंदा हूं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन न्याय होगा। तब राज खुला। वो बूढ़ा कैदी भानु प्रताप कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस राज्य के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु थे। भानु प्रताप जी ने माधव का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने लाए। और यह है जिसे तुम्हारी इस इंस्पेक्टर ने सब्जी वाला समझकर जेल में डाला है, यह मेरा खोया हुआ बेटा है, मेरा असली वारिस। यह सुनते ही शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति को उसने कीजा समझा, वो आज राज्य के सबसे ताकतवर नेता का बेटा बन गया था। डीजीपी गुस्से से शिखा की तरफ मुझे, इंस्पेक्टर शिखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने पुलिस फोर्स का नाम मिट्टी में मिला दिया।
डीजीपी ने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर शिखा को बर्खास्त किया जाए। इस पर अपहरण, निर्दोष को फंसाने, पद के दुरुपयोग और पूर्व गृह मंत्री के साथ दुर्व्यवहार की साजिश में शामिल होने का केस दर्ज किया जाए। शिखा को अपनी बर्बादी सामने दिख रही थी। वो दौड़कर माधव के पैरों में गिर पड़ी। माधव, माधव, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, प्लीज इन्हें रोको, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। माधव ने अपनी पत्नी को अपने पैरों में गिरे देखा। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, सिर्फ दया और दर्द था। माधव ने पीछे हटते हुए कहा, शिखा, गरीबी कपटों में होती है, सोच में नहीं। तुमने वर्दी पहनकर अपनी इंसानियत उतार फेंकी। मैं वो माधव नहीं रहा जो तुम्हारे लिए अपमान के घूंट पीता था। तुमने मेरे प्यार का कत्ल किया है, कानून अपना काम करेगा। महिला सिपाहियों ने आगे बढ़कर शिखा के कंधों से सितारे नोच लिए। उसकी टोपी उतार दी गई। जिस वर्दी का उसे इतना घमंड था वो पल भर में उतर गई। उसे हथकड़ी पहनाकर उसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां उसने माधव को रखा था। शिखा सलाखों के पीछे रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। भानु प्रताप जी माधव को अपने साथ लेकर बाहर आए। बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियों और भीड़ को देखकर माधव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत बदल चुकी है। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसी थाना अब पीछे छूट रहा था और साथ में उसका बुरा वक्त भी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श वाले को फर्श पर और फर्श वाले को अर्श पर आने में देर नहीं लगती। कभी किसी को छोटा मत समझो और अपने बुरे वक्त के साथी को अच्छे वक्त में कभी मत भूलो, क्योंकि जब अहंकार का नशा उतरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको माधव का फैसला कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।